आज हम पढ़ेंगे सर्वेइंग। देखिए, सर्वेइंग में जो अर्थ आप शेप आप जो अर्थ है वो ऑब्लिट स्फेरिकल है। ऑब्लिट स्फेरिकल के सेंस का मतलब कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बॉल लीजिए, उसके बॉटम में सरफेस से थोड़ा सा ऐसे दबा दिए और उसका जो आकार बनता है उसको ऑब्लिट स्फेरिकल कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पृथ्वी का जो पोलर एक्सिस है, मान लीजिए देखिए ये पृथ्वी है, ठीक। पृथ्वी का ये पोलर एक्सिस हो जाता है और ये इक्वेटर एक्सिस। तो ये जो है पोलर एक्सिस, इसकी जो लंबाई है वो 12,713 दशमलव आठ किलोमीटर है, ठीक। जो ये इक्वेटर है इसका जो लेंथ है वो 12,756.75 किलोमीटर है। तो ये वाला आपकी लंबाई कम और ये ज़्यादा, तो ये ऐसे चपटी हुई महसूस होती है ये, इसीलिए पृथ्वी के आकार को क्या बोला गया है, स्फेरिकल बोला गया है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लेता है तो वो डिफरेंस है 42.95 किलोमीटर। ये 42.95 की जगह पे आप 42 की जगह पे 43 किलोमीटर भी हो सकता है। अब देखिए, अब हम लोग सर्वे को बांटे हैं। द प्राइमरी डिवीजन ऑफ द सर्वे, इसको प्रारंभिक रूप से दो प्रकार से क्लासिफाई किया। एक होता है प्लेन सर्वे, एक होता है जियोडेटिक सर्वे। अब देखिए, पहले हम प्लेन सर्वे के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद जियोडेटिक सर्वे के। तो देखिए, प्लेन जो सर्वे होता है उसमें अर्थ ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो हमारा ये मान लीजिए पृथ्वी हमारा ऐसे प्रतीत होती है कि ये ऐसे है, तो इसको अर्थ ऑफ कर्वेचर को ऐसे स्फेरिकल ना मानकर इसमें एज ए स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ये मानते हैं कि इसमें कर्व को इसमें कंसीडर किया ही नहीं जाता है। इसका जो प्रयोग है वो छोटे एरिया के लिए किया जाता है, जैसे कि जो एरिया 195.5 किलोमीटर से कम हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। यह जो है दो स्टेट पॉइंटों को जोड़ने का काम करता है और ये लेस एक्यूरेट है क्योंकि इसमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ लिया ही नहीं गया है, इसलिए ये प्लेन सर्वे होता है। और इसका जो प्रयोग होता है वो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए होता है, जैसे लार्ज स्केल पे हो, जैसे क्या हो गया, ब्रिज हो गया, डैम हो गया, ठीक। अब हम प्लेन सर्वे के बारे में पढ़ लिए, अब हम जियोडेटिक सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन सर्वे में क्या होता था कि हम मीन सरफेस ऑफ द अर्थ को कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन जियोडेटिक जो सर्वे है उसमें अर्थ ऑफ कर्वेचर को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, ठीक। जैसे यूज फॉर द लार्ज एरिया, इसका प्रयोग अधिक एरिया जिसका एरिया 195.5 किलोमीटर से अधिक हो उसके लिए किया जाता है। इसका जो है यह एक आर्क के रूप में होता है, ठीक। ये मोस्ट क्योंकि इसमें जो अर्थ ऑफ कर्वेचर है उसको कंसीडर किया जाता है, इसलिए यह एक एक्यूरेट मेथड है। और इसका जो प्रयोग है वो स्टेब्लिशिंग कंट्रोल पॉइंट फॉर द प्लेन सर्वे के लिए किया जाता है। और इसमें जो सभी जो प्लम लाइन होते हैं, मान लीजिए कि ये हमारी ये मान लीजिए अर्थ हो गया, सॉरी ये अर्थ, ये हमारा ऐसे अर्थ, सॉरी ये हमारा ये ऐसे अर्थ हो गया। अगर हम ऐसे प्लम ऐसे करेंगे तो ये प्लम लाइन जो हो जाते हैं रेडियली आते हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे, क्योंकि हम पृथ्वी को क्या स्फेरिकल माना है इसलिए ये रेडियली आता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे क्या टाइप, अब ये हो गया कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए, कभी कभी ऑप्शन में 195.5 की जगह पे हम लोग कभी कभी 260 किलोमीटर स्क्वायर भी अधिक से देखना पड़ता है। तो अगर ऑप्शन में 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से एरिया अधिक हो तो या फिर 260 किलोमीटर स्क्वायर भी दे सकता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे देता है कि जियोडेटिक सर्वे या प्लेन सर्वे में यदि 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए तो जियोडेटिक इफेक्ट वाला जो ट्रायंगल होता है केवल 1 सेकेंड बड़ा होता है। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए, इसको कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक एक हम ऐसे ट्रायंगल बनाए, एक हम ऐसे स्फेरिकल, सॉरी एक ऐसे स्फेरिकल हम ट्रायंगल बना लिए। ये हमारा पृथ्वी हो गया,
हम इसी में किसी भी पॉइंट पे ऐसे सर्कल बना लिए, ठीक। और एक ये बनेगा, अगर हम प्लेन सर्वे का करें तो मान लीजिए ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा है। और ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा हो गया आपका अल्फ़ा डैश, अल्फ़ा डैश, बीटा डैश और ये गामा डैश। तो जी ये स्फेरिकल वाला है, उसका जो मान होगा प्लेन की तुलना में क्या होगा, एक सेकेंड क्या होगा, बड़ा होगा। इसके कहने का मतलब यही है, ठीक। अब देखिए, अब दूसरा क्या होता है कि यदि ज्योडेटिक इफेक्ट कंसीडर करते हैं, ये जब पृथ्वी पे हम क्या करते हैं कि ज्योडेटिक कर्वेचर अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ से ये जो दूरी है, कंसीडर को जब कंसीडर करें, ये प्लेन की तुलना में क्या होता है, ये 10 mm या 10 सॉरी 10 mm या 1 सेंटीमीटर क्या होता है कि बड़ा होता है, जो ये स्फेरिकल वाला होता है। जो ये स्फेरिकल है, ये वाला जो डिस्टेंस लेंगे वो इस स्ट्रेट की तुलना में, मान लीजिए ये एक 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये एल सेंटीमीटर है या एल मीटर है, तो ये 10 प्लस एल सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसको सेंटीमीटर, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब आ गया, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्केल। स्केल कितने प्रकार का होता है। अब देखिए, टाइप ऑफ स्केल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये देखिए लगभग 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल और श्रंक स्केल, ठीक। अब प्लेन स्केल के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन स्केल क्या होता है कि यह एक देयर इज अ पॉसिबल टू मेजर टू डायमेंशन ओनली सच एज यूनिट एंड लेंथ और किलोमीटर या मीटर। इसको बस 2 डायमेंशनल यूनिट तक मेजर किया जाए, जैसे मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। डायगोनल में क्या होगा कि इसमें 3 यूनिट तक मेजर कर सकते हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर, ठीक है। और जो डायगोनल स्केल होता है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर ऑफ ट्राइंगल पर निर्भर कर, मतलब इस पर कार्य करता है। अब वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल में भी क्या होते हैं, 3 प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट वर्नियर, एक होता है रेट्रोगेट वर्नियर और दूसरा होता है एक्सटेंडर वर्नियर, ठीक है। डायरेक्ट वर्नियर जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो एक तो मेन स्केल हो गया, डायरेक्ट जो हमारा वर्नियर होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए ये जो होता है, एक ये हमारा मेन स्केल हो गया और एक ही हमारा क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये नंबर ऑफ द एन टाइम्स ऑफ द वर्नियर स्केल जो होगा वो n-1 × s यानी कि मेन स्केल के एक कम होगा, ठीक है। तो इसमें जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट को 20 से डिनोट किया गया है। जो लिस्ट काउंट है वो मेन स्केल से क्या होगा, कम होगा। जो वर्नियर स्केल होगा वो कम होगा किससे, मेन स्केल से, ठीक है। अब देखिए इसी तरह रेट्रोगेटिव वर्नियर अगर, अब रेट्रोगेटिव वर्नियर में ये होता है कि देखिए इसमें ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये मान लीजिए मेन स्केल हो गया, आपका मान लीजिए ऐसे ये है, इस पर भी ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये अगर इधर को मूव कर रहा है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है। तो इसमें खाना ऑफ द वर्नियर स्केल पर जो होगा वो n+1 टाइम्स ऑफ द मेन स्केल का होगा, ठीक। तो अब एक होता है एक्सटेंडर वर्नियर, एक्सटेंडर वर्नियर का जो फार्मूला आता है NV = 2n-1 × s, ये पूछता है। अब देखिए लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट का होता है नंबर ऑफ द मेन स्केल अपार्ट पर नंबर ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी कि S/n, इसको इस प्रकार के डिनोट किया जाता है। तो अब देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है कि मतलब कि वो लिस्ट काउंट उसे कहते हैं कि मतलब किसी भी स्केल का वह मिनिमम मतलब की दूरी जितना हम मेजर कर सके उसको वर्नियर स्केल कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखिए अब देखिए श्रंक स्केल क्या होता है। जो श्रंक स्केल होता है उसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल स्केल इंटू श्रिंकेज फैक्टर, ठीक। अब और हम श्रिंकेज फैक्टर को लिख सकते हैं
श्रंक लेंथ अपन एक्चुअल लेंथ। अब देखिए इसको हमें ज्ञात करने की क्यों जरूरत पड़ी। अगर हम कोई ऐसे डायग्राम लिए हैं या हमारा कोई ये स्केल है, मैप है, तो ये समय के मतलब टेम्परेचर वगैरह के वेरिएशन का ये सिकुड़ जाती है कभी कभी। मान लीजिए हम इतना अगर ये एरिया को कंसीडर करके बनाए हैं, ये जब सिकुड़ेगी तो थोड़ा सा कम हो जाएगी। जब ये सिकुड़ेगी तो थोड़ा सा कम हो जाएगी, मान लीजिए इतना ये कम होगा, तो हम भविष्य में इसका पता नहीं कैसे करेंगे कि कितना सिकुड़ा था। इसे हम दूरी, अगर ये सिकुड़ गई है तो हम, अगर मान लीजिए हमें बताया गया कि यहाँ खजाना है, हमारे दादा परदादा बता के गए, फिर अगर मान लीजिए हम इसके अकॉर्डिंग हम स्केल की अगर किसी चीज़ की खुदाई कर रहे हैं तो हम यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये स्केल जो हमारा बना हुआ है मैप, ये सिकुड़ चुका है। तो इसीलिए इन सबको करने के लिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। ठीक है। अब देखिए रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्केल डज नॉट अफेक्ट ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ द मैप। ठीक। अब दूसरा आ गया है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। रिप्रेजेंटेटिव सॉरी फैक्टर नहीं, फ्रैक्शन, ये हमें ध्यान देना है कि ये फ्रैक्चर सॉरी फ्रैक्टर नहीं, फ्रैक्शन होता है। ठीक है। तो ये होता है डिस्टेंस ऑफ मैप अपन डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड होता है। और सिंकेज रेशियो अब क्या होता है, यह होता है श्रंक लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, या इसको लिख सकते हैं श्रंक स्केल या ओरिजिनल स्केल। अब क्या देखेंगे, अब ये देखेंगे कि करेक्ट डिस्टेंस ऑन द मैप कितना होगा। तो इसका हो जाता है मेजर लेंथ, मेजर डिस्टेंस ऑन मैप, हमने जितना मैप पर डिस्टेंस को मेजर किया वो अपन श्रिंकेज फैक्टर। ऐसे ही हमें अगर एरिया निकालना है तो मैप पर जितना एरिया है वो अपन श्रिंकेज फैक्टर के यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो मेजर वॉल्यूम ऑन द मैप कितना है और अपन श्रिंकेज फैक्टर का हम लोग क्यों कर देंगे। ठीक। अब हम कुछ एरर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एरर ड्यू टू यूज ऑफ द रॉन्ग स्केल। ठीक। तो इसका एक करेक्ट इसका फॉर्मूला होता है करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू representative factor of the wrong scale upon representative of the correct scale into measured length होता है। ठीक। अब होता है करेक्ट एरिया। करेक्ट एरिया क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ द रॉन्ग स्केल अपॉन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द करेक्ट स्केल का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे इनटू मेजर्ड एरिया। इसी तरह वॉल्यूम का करेंगे तो यहाँ अगर इसी तरह हम वॉल्यूम का करेंगे तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पे क्यों कर देंगे और ये मेजर एरिया की जगह मेजर वॉल्यूम कर देंगे। ठीक है। अब हम कुछ नोट्स देखिए। देखिए जो माइनर कंट्रोल पॉइंट्स होता है उसको हाई डिग्री ऑफ प्रिसिजन के मेजर किया जाता है, और जो मेजर कंट्रोल पॉइंट होता है उसको लोअर डिग्री ऑफ प्रिसिजन के किया जाता है। अब प्रॉपर्टी ऑफ स्फेरिकल, प्रॉपर्टी ऑफ स्फेरिकल में हम ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये डायग्राम बनाया हुआ फिर भी आप देखिए ये हमारा पृथ्वी होगा। अगर हम इसको ऐसे किसी स्फेरिकल पे कट कर रहे हैं तो ये ऐसे बनेगा। तो देखिए इसमें ये दिया गया है कि जैसे तो एंगल ऑफ ए और बी और सी, यानी कि कोई भी अगर एंगल है, जैसे कि ये ले लिए ए, ए जैसे कि मान लीजिए एंगल ए और ये बी और ये सी, इन तीनों का जो अलग अलग एंगल है वो 180 से क्या होना चाहिए, 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन सम ऑफ द थ्री एंगल यानी कि तीनों का जो सम है योग, इसका मान जो है 180 से कम और 540 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये वाला चीज़ हो गया। तो अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे कि सम ऑफ द एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड लाइन। जैसे देखिए अगर हम ये साइड और ये साइड को जोड़ दे तो इन दोनों का जो योग होगा इसके क्या होगा, बराबर होगा। या हम इसको इसको जोड़ दे तो इसके बराबर होगा, या फिर हम इसको इसको जोड़ दे तो ये इसके बराबर होगा। इसके कहने का मतलब ये है। अब हम कुछ लिस्ट काउंट ऑफ सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए हमारा वर्नियर जो थियोडोलाइट होता है उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 20 सेकेंड होता है। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का 1 सेकेंड होता है। प्रिज्मेटिक कंपास का 30 मिनट का, सर्वेयर कंपास का 15 मिनट का, और लेवलिंग स्टाफ का 5
mm, या इसको लिख सकते हैं 0.005 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसी तरह आ गया अब हमारा डंपी लेवल का 5 mm होता है, मैट्रिक चेन का 20 सेंटीमीटर होता है, थियोडोलाइट का, थियोडोलाइट में भी देखिए एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल को लोअर स्केल कहते हैं और वर्नियर स्केल को अपर स्केल भी कहा जाता है। तो मेन जो स्केल होता है उसका 20 मिनट होता है, वर्नियर स्केल का आपका 20 सेकेंड होता है। और टोटल स्टेशन का होगा जो एंगल मेजरमेंट करता है उसका 1 सेकेंड होता है, जो डिस्टेंस को मेजर करता है वो 5 mm तक के होता है। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सर्विंग वर्क, मतलब कौन सा सर्वे किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है हम ये देखेंगे। जैसे देखिए सर्विंग, सर्विंग के दो प्रिंसिपल होते हैं, एक तो होता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट और दूसरा होता है टू लोकेट न्यू स्टेशन बाई अ लिस्ट टू मेजरमेंट लीनियर एंगुलर फ्रॉम फिक्स रेफरेंस पॉइंट। यानी कि एक तो हो गया कि मान लीजिए कि ये हमारा फील्ड है, ये हमारा फील्ड है, तो हम ये कार्य करेंगे तो हम ऐसे ट्रायंगुलेशन पे क्या करते हैं, हम ऐसे इसको मतलब होल, ये होल से हम क्या आएंगे पार्ट, यानी कि बाहर से हम अंदर की तरफ आते हुए कार्य करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ द एरर, ताकि अगर हम एरिया को छोटे छोटे भाग में अगर तोड़ लिया जाए तो एरर को जो प्रभाव होता है उसको रोका जा सकता है, ऐसा इसीलिए किया जाता है। अब देखिए दूसरा है कि अब हमारा दूसरा है कि ये टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय द लिस्ट टू, यानी कि किसी ज्ञात दो बिंदुओं की सहायता से तीसरी बिंदु को ज्ञात करना, स्थापित करना। ठीक, तो इसमें भी देखिए बहुत सारे मतलब कैसे दो बिंदुओं को लोकेट करेंगे तो क्या होगा इसके बारे में हम थोड़ा देखें। तो देखिए मान लीजिए जैसे कि ये एक कोई बिंदु है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक, अगर ये हमें दो पॉइंट अगर हमें ज्ञात है तो यहाँ से हम अगर ऐसे चाप यहाँ से ऐसे कट मारे तो ये जो बिंदु पॉइंट होती है यहाँ पे मान लीजिए सी, तो हम इन दो पॉइंट बिंदुओं की सहायता से पी और क्यू की सहायता से हम सी को ज्ञात कर पा रहे हैं। तो ये हमारा जो लेंथ है नोन ज्ञात है पहले से, ये भी ज्ञात है। तो इस प्रकार का अगर करेंगे तो यह प्रिंसिपल इन यह जो प्रिंसिपल है हम क्या चैन सर्वे में अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, ये हम चैन सर्वे में अडॉप्ट करते हैं। इसी तरह आ गया अगर मान लीजिए कोई ये एक पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट पी होगा और ये क्यू होगा और हमें मान लीजिए ये एंगल पता है, तो यहाँ से अगर हम ऐसे करके ये इस बिंदु को ज्ञात कर लेंगे तो यह जो मेथड है वो ट्रावर्स में काम आता है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट पी है और ये कोई पॉइंट क्यू है। ठीक है, और हम यहाँ से ऐसे इसको कोई लाइन खींच दें और ये आर और हमें को पता ऐसे ये आ जाए, तो इसको ये कौन सा है, ये भी ट्रावर्स सर्वे में आता है। इसी तरह से बहुत सारे हैं, मतलब दो बिंदुओं की सहायता से ऐसे करके हम तीसरे बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए चैन सर्वे, चैन सर्वे किस पे कार्य करता है, कौन से प्रिंसिपल, ये ट्रायंगुलेशन पे कार्य करता है। ठीक, कंपास सर्वे में क्या करता है, ट्रावर्सिंग पे कार्य करता है। अब देखिए जो चैन सर्वे में है तो बस इसमें क्या होता है चैन सर्वे में कि हम इसमें बस क्या करते हैं कि लीनियर मेजरमेंट करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं तो बस हम इसको ज्ञात करने के लिए चैन या टेप का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आ गया हमें कंपास सर्वे में, तो इसमें एंगुलर मेजरमेंट के साथ साथ हम क्या करते हैं लीनियर मेजरमेंट भी करते हैं। तो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए हमें चेप या टेन की जरूरत पड़ती है और एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या कंपास का। ठीक, अब प्लेन टेबल सर्वे ये पैरेललिज्म पे डिपेंड मतलब कार्य करता है और ऑप्टिकल स्क्वायर जो होगा डबल रिफ्लेक्शन पे कार्य करता है। अब देखिए हम कुछ टाइप ऑफ सर्वेइंग के बारे में बताएंगे कौन सा सर्वे किसके लिए किया जाता है। जैसे आ गया टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे जो होता है ये जो फीचर नेचर्स होते हैं उनके लिए किया जाता है। जैसे देखिए लेक हो गया, हिल हो गया, रोड हो गया, कैनाल हो गया, ओवर एंडुलेशन वगैरह होगा, तो इसके द्वारा हम टोपोग्राफिकल सर्वे का प्रयोग करते हैं। अगर हमें किसी प्रॉपर्टी लाइन की लाइनें फिक्स करनी हो, मान लीजिए जैसे बांग्लादेश और इंडिया का विभाजन होता है, कहाँ तक इसकी बाउंड्री है, सीमा है, तो इस प्रकार के लिए सिटी सर्वे का करेंगे। मैरीन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, इट डील्स विथ लार्ज वाटर बॉडीज सच एज अ नेविगेशन वर्क ईटीसी के लिए किया जाता है। अब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में जैसे सन
या एनी स्टार के बारे में हम उसकी पोजीशन ज्ञात करते हैं। ठीक, अब हम टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इन सर्वे एंड इट एप्लीकेशन, मतलब किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है और इसका प्रयोग हम किस लिए किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे चेन एंड कंपास अभी हम बताए हैं कि चेन जो है लीनियर मेजरमेंट के लिए और कंपास जो है एंगुलर में, ये हम अभी ऊपर बता चुके हैं। अब देखिए होता है चेन एंड लेवल, इसका प्रयोग लीनियर मेजरमेंट के लिए करता है। इसी प्रकार है प्लेन टेबल, तो इसका जो है प्लॉट प्लेन ऑफ फील्ड ऑब्जर्वेशन फॉर द स्मॉल स्केल इन प्लेन सरफेस के लिए किया जाता है। इसी तरह आ गया टेकोमेट्री, तो टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल इन अ हिली रीजन में के लिए किया जाता है। अब आ गया बेसिक मेजरमेंट इन सर्वेइंग। ठीक, जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापना है तो हम किस किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, उसको वर्टिकल डिस्टेंस से इसी तरह के पढ़ेंगे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है मापने के लिए हमें चेन से माप सकते हैं, टेप से, टेकोमेट्री और टोटल डिस्टेंस से। इसी प्रकार वर्टिकल डिस्टेंस के लिए लेवल, टोटल स्टेशन, टेकोमेट्री, सेक्सटेंट, एबने लेवल का प्रयोग किया जाता है। अब हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है तो क्या होगा, हमें थियोडोलाइट, क्लिनोमीटर या टोटल स्टेशन का प्रयोग करेंगे। अब हमको वर्टिकल एंगल ज्ञात करना है तो थियोडोलाइट, सेक्सटेंट, टोटल स्टार। अब देखिए हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल एंगल के कि मान लीजिए कि ये कोई नहीं है और इसी के साथ ये, अगर हम ये को याद करते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया। और इसी प्रकार मान लीजिए हमें कि ये लाइन पता है, ये लाइन पर, लेकिन हमारा कोई मान लीजिए यहाँ पे फ्रेंड हमारा कोई है, अब इसकी हमको पोजीशन ज्ञात करना कितनी, तो अगर इसके सपक्ष में हम ये कोण ज्ञात करते हैं ये वाला, तो इसको वर्टिकल एंगल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ चैन एंड इट्स लेंथ। तो चैन कितने प्रकार का होता है, एक है इंजीनियरिंग चैन, तो इसका लेंथ जो होता है वो 100 फीट होता है। और नंबर ऑफ द लिंक्स, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ द लिंक्स भी क्या होता है 100 होता है। अब अगर ये पूछ दे कि लेंथ ऑफ द वन लिंक तो कितना होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 इंच हो जाएगा। अब देखिए आ गया क्या, गंटर चेन या सर्वेयर चेन। गंटर चेन को सर्वेयर चेन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि देखिए गंटर चेन जो होता है वो इसका लेंथ 66 फीट होता है और इस चेन में जो होता है 100 लिंक होता है। और पूछते कि प्रत्येक लिंक की जो लेंथ होती है, अब हम क्या करेंगे, 66/100 कर देंगे, 66/100 कर देंगे, तो नंबर ऑफ द लिंक हो जाएगा 0.66 फीट। अगर इसको हम इंच में कन्वर्ट करें तो 7.92 इंच हो जाएगा। अब प्रत्येक 10 लिंक के बाद एक ब्रास की टैग लगाई जाती है। इसका प्रयोग जो होता है फरलॉन्गों में, माइलों में, एकड़ में एरिया नापने के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे देखिए कुछ ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे 10 गंटर चेन जो होता है 1 फरलॉन्ग के बराबर होता है, और 8 जो फरलॉन्ग होता है 1 माइल के बराबर होता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 80 गंटर चेन इक्वल टू 1 मीटर किया सकता है। तो ये कुछ स्केल हैं जो एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए अब आ गया रिवेन्यू चैन। रिवेन्यू जो चैन है इसका प्रयोग जो है कैडेस्ट्रल एरिया में सर्वे में किया जाता है। इसका लेंथ 33 फीट और इसका लेंथ जो है 33 फीट है और नंबर ऑफ द लिंक जो है 16 फीट होता है। अब इसी तरह मैट्रिक चेन आ गया, तो ये 20 और 30 मीटर के आते हैं। इसके देखिए अगर 20 मीटर का चेन है तो उसमें नंबर ऑफ द लिंक क्या होगा 100। अगर ये 30 मीटर की चेन है तो इसमें नंबर ऑफ द लिंक क्या होगा 150 होगा। ठीक है, अब देखिए लेंथ ऑफ द चेन जो होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है। और ब्रास रिंग जो होता है एवरी मीटर एक्सपेक्टेड प्लेस, मतलब प्रत्येक मीटर पर उसको प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए लेंथ ऑफ द चेन और ब्रास रिंग और जो इसमें टेल या टैग होते हैं उसकी पोजीशन दी जाती है। अगर 5 मीटर से और 10 मीटर की चेन हो तो उसमें ब्रास रिंग नहीं लगी होती है, और जो ये टैग जो होता है वो प्रत्येक 5 मीटर पर लगा होता है। अगर 20 या 30 मीटर की चेन हो तो पर मीटर लेंथ को क्या होता है ब्रास लेंथ रिंग लगा होता है। ठीक है, अब देखिए नोट, चैन सर्विंग इज रिकमेंडेड व्हेन द एरिया टू बी सर्व्ड स्मॉल इन एक्सटेंड एंड नॉट लेस देन अंडुलेटिंग। मतलब कि जो हमारा चैन सर्विंग है इसका कहना मतलब ये है कि वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ एरिया का हमारा छोटा हो और उसमें उबड़ खाबड़ ना हो, यानी कि ये प्लेन एरिया के लिए कंसिडर किया जाता है। अब देखिए मैक्सिमम
टॉलरेंस फॉर द चैन, मतलब कितनी मीटर की चैन है उसमें टॉलरेंस कितना होना चाहिए। पर मीटर लेंथ के लिए हम लोग ±2 mm लेते हैं, और 10 मीटर के लिए ±3 mm, 20 mm के लिए 20 मीटर के लिए टॉलरेंस ±5 mm, 30 मीटर के लिए हम लोग लेते हैं ±8 mm लेते हैं। ठीक है, अब कुछ हम लोग देखेंगे। यदि चैन की लेंथ टेस्ट करते समय अगर स्टैंडर्ड लेंथ से बड़ी पाया जाए तो करेक्ट करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं। जैसे देख लिए, अगर मान लीजिए कि इसका कहने का मतलब ये है, अगर हमारी चैन बड़ी हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले क्या कर देंगे, क्लोजिंग द ज्वाइंट ऑफ द रिंग, जो हम लोग ये रिंग लगाए होते हैं उसको, जो उसके ज्वाइंट होते हैं उसको क्लोज कर देंगे, और एक दो उसमें से दूसरा ये कर देंगे, उसमें जो एक दो सर्किल को कम कर देंगे। तीसरा ये करेंगे कि रिशेपिंग द इलोंगेटेड रिंग, जो मतलब इलोंगेट हो चुके हैं रिंग उनको आप उनके शेप में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए